हेलो स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बढ़िया ही होंगे। तो आखिरी क्लास में मतलब कि हम लोगों ने क्या कहते हैं कि मैट्रिक्स पूरी तरीके से खत्म कर दिया था। अब अगला जो चैप्टर हमें पढ़ना है, ठीक है, जो जिसका नाम है चैप्टर नंबर 4, सारणिक या फिर डिटर्मिनेंट्स। अब इस चैप्टर पर डायरेक्टली कूदने से पहले है ना, सबसे पहले इसकी कहानी समझ लेते हैं कि आखिर ये चैप्टर बना क्यों, है ना, ये दुनिया में आया है क्यों। तो देखो, होता ये था कि मतलब पहले साइंटिस्टों ने क्या किया, मतलब पहले जो गणितज्ञ थे उन्होंने क्या किया कि आव्यूह चैप्टर जब खोजा, तो आव्यूह चैप्टर की एक खास बात क्या थी कि उसमें से हम उसकी वैल्यू नहीं निकाल सकते थे, है ना। मतलब आव्यूह में ऐसा क्या था कि हम लोग ए प्लस बी, ए माइनस बी कुछ भी करते थे, तो जो हमेशा आंसर मिलता था, जो हमेशा आंसर हमें मिलता था, वो किसके अंदर मिलता था? एक हमें आव्यूह के अंदर ही मिलता था। मतलब हम उसका आंसर नहीं निकाल सकते थे। तब लोगों ने क्या सोचा कि अच्छा ऐसा है कि यहां से आंसर निकालने की कुछ टेक्निक ढूंढते हैं। तब वहां से डिटर्मिनेंट चैप्टर या फिर सारणिक चैप्टर का एक प्रकार से समझ लो नींव पड़ी, है ना, और ये चैप्टर आपका अस्तित्व में आया। तो सबसे पहले जो पहला पॉइंट यहाँ पे आपका बनेगा, ठीक, पहला पॉइंट जो यहाँ पे बनेगा, तो वो हम लोग यहाँ पे यही लिख लेते हैं, है ना। एक एक चीज को समझते चलते हैं और उसको नोट भी करते चलते हैं, ताकि मतलब चीजें कॉम्प्लेक्स ना हो और आपको इजीली समझने में आसानी रहे। ठीक, तो चलिए देखिए। तो सबसे पहला पॉइंट जो यहाँ पे है कि अवयव किस लिए, सारणी किस लिए बना, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि मैट्रिक्स की वैल्यू निकालने के लिए, मैट्रिक्स की वैल्यू निकालने के लिए डिटर्मिनेंट्स या फिर सारणी, है ना, डिटर्मिनेंट्स बना, है ना। अच्छा, अब मतलब क्या हुआ कि ठीक है, हमने ये बात समझ ली कि हाँ मैट्रिक्स की वैल्यू निकालने के लिए डिटरमिनेंट बना। हम लोग हल्का हल्का ये चीज समझ भी चुके हैं, जैसे कि अभी हम लोग लास्ट जो लेक्चर्स थे हमारे, है ना, उसमें हम लोग ए इनवर्स जब निकाल रहे थे, तो ए इनवर्स निकालने में हम लोग कर क्या रहे थे कि उससे पहले उसका अस्तित्व चेक कर रहे थे। तो अस्तित्व चेक करने के लिए हम लोग क्या करते थे, पहले उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालते थे कि अगर वो डिटर्मिनेंट जीरो के बराबर आ गया तब तो उसका क्या कहते हैं इनवर्स पॉसिबल नहीं है ना। अगर वो डिटर्मिनेंट की वैल्यू जीरो के बराबर नहीं है तब हम लोग उसका इनवर्स निकालते थे। तो हल्का हल्का हमारे दिमाग में ये बात मतलब कि आ चुकी है कि हाँ डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालते कैसे हैं, है ना। वो लेकिन एकदम हल्का सा भाग था। अब क्या है कि अब ये पूरा का पूरा चैप्टर ही है ना, तो काफी डीप में यहाँ पे चीजें बताई जाएंगी आपको। अब अच्छा, ये चीज तो हमने एक चीज बता दी कि भाई मैट्रिक्स की वैल्यू निकालने के लिए डिटर्मिनेंट का मतलब अस्तित्व हुआ, डिटर्मिनेंट का निर्माण हुआ। अब इसको थोड़ा और डीप में समझते हैं ना। तो मैं क्या करता हूँ कि एक मैं युगपत समीकरण ले लेता हूँ और युगपत समीकरण के माध्यम से मैं ये दिखाने की कोशिश करता हूँ कि आखिर मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट और युगपत समीकरण में दोनों में मतलब कि क्या संबंध है। ठीक, तो एक मैं क्या कहते हैं युगपत समीकरण लेता हूँ। युगपत समीकरण आपका कैसा होता है, ठीक, साइमल्टेनियस इक्वेशन जिसे इंग्लिश में कहते हैं, ये कुछ इस तरीके से दिखेगा कि मैं मान के चलता हूँ कि a1x प्लस b1y बराबर, ठीक है, ये दिया आपका c1 के, है ना, और यहां से या फिर ये बराबर जीरो के ले लो अभी। ठीक, ये बराबर मैंने ले लिया जीरो के। अच्छा, दूसरा मैंने ले लिया, ठीक, पहला ये और दूसरा मैंने ले लिया कि a2x प्लस b2y, ठीक, बराबर मैंने जीरो ले लिया। ठीक है, इन दोनों को जरा सॉल्व करते हैं। यहां से मैं क्या लिख सकता हूं कि a1x बराबर माइनस का b1y, ठीक, या फिर अगर मैं इसको लिखना चाहूँ, है ना, तो इसको मैं लिख सकता हूँ कि y बटे x बराबर, ठीक, ध्यान से देखना, मैं y बटे x की वैल्यू निकालता हूँ। तो y बटे x बराबर मैं कितना लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ माइनस का a1 बटे b1। ठीक, ये बात समझ में। ये क्या कहते हैं कि x आपका इधर गया तो y बटे x बना, और ये b1 आपका इधर आया तो क्या बना, माइनस a1 बटे b1। अच्छा, सेम चीज मैं यहां से भी निकाल सकता हूँ। यहां से भी क्या निकालेंगे कि a2x बराबर माइनस का b2y, या फिर y बटे x बराबर माइनस a2 बटे b2। ठीक, ये बात क्लियर हुई। अच्छा, यहाँ भी y बटे x माइनस a1 बटे b1 के बराबर है, यहाँ भी y बटे x माइनस a2 बटे b2 के बराबर है। तो क्या करूंगा मैं कि इन दोनों को बराबर कर दूंगा, है ना, इन दोनों को बराबर कर दूंगा। तो मतलब मैं यहां से लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं कि देयरफॉर माइनस a1 बटे b1 बराबर माइनस a2 बटे b2। ठीक, सोच लिया ये चीज, है ना, कैसे हुआ, ये y बटे x की वैल्यू मैंने यहाँ पे कर दी, बराबर कर दी। अच्छा, ये माइनस से माइनस कट गया, तो यहाँ पे क्या बचा, ये बचा आपका a1b2 बराबर a2b1। ठीक है, ये चीज दिखा। अच्छा, इसको थोड़ा और सॉल्व करें तो इसको मैं लिख सकता हूं कि a1b2 माइनस a2b1 बराबर किसके हो गया, जीरो के। ठीक,
इसको मैं इधर लिया तो क्या होगा a1b2 माइनस a2b1 बराबर किसके हो गया 0 के। ठीक है, मैं ये रिजल्ट इधर लिख देता हूँ। तो ये मैंने यहाँ से क्या सॉल्व करके निकाला, मैंने सॉल्व करके निकाला a1b2 माइनस a2b1 बराबर किसके 0 के। अगर मैं इसको सारणी के रूप में लिखना चाहूँ तो मैं इसे कैसे लिखूंगा, इसको मैं लिखूंगा a1b1, ठीक है, a2b2 बराबर किसके 0। अब देखो 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का ये सारणी है ना, 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का डिटरमिनेंट है और इसको सॉल्व करना आपको आता है। तो इसका मैं इससे गुणा लगाऊंगा तो देखो क्या आएगा a1b2, मतलब मुझे यही मिल जाएगा। नीचे से ऊपर जाने पे मुझे क्या होता है माइनस, मतलब माइनस यहाँ पे करना होता है। तो a1b2 ठीक नीचे से ऊपर जाने पे माइनस, इसका इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा a2b1। तो मतलब क्या है कि अगर मैं युगपत समीकरण को सॉल्व करूंगा तो युगपत समीकरण को सॉल्व करने पर मुझे जो वैल्यू प्राप्त होगी उसको मैं सारणी के रूप में ऐसे लिख सकता हूँ। ठीक, तो यहाँ से हमें एक आइडिया ये मिला, ठीक, क्या मिला कि जो युगपत समीकरण जो आपका सारणिक होता है, ठीक है, 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का जो सारणिक होता है वो कुछ नहीं होता, वो युगपत समीकरण कि जो यहाँ गुणांक होते हैं, ठीक, ये देखिए ये गुणांक, ये गुणांक, ये गुणांक और ये गुणांक, ये इनका क्या होता है हल होता है। ठीक, अब ये चीज तो चलो ठीक है ना, ये इतनी बात क्लियर है, इतना आप लोग नोट कर लीजिएगा। अब देखते हैं इसके आगे, ठीक, कुछ और इंपॉर्टेंट चीज है वो भी नोट करते चलते हैं हम लोग। तो ठीक है, ये हो गया है ना, पॉइंट नंबर 1 था आपका। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 2 पर, है ना, बात करते हैं पॉइंट नंबर 2 पर। तो पॉइंट नंबर 2 क्या है आपका, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है ना, यहाँ पे नोट कर लीजिएगा। पॉइंट नंबर 2 कि सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट ठीक निकलता है, सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकलता है। मतलब कि जो डिटरमिनेंट हम लोग निकालेंगे या तो 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का, या फिर 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का, या फिर 4 क्रॉस 4 ऑर्डर का। ठीक, मतलब ऐसा हम डिटरमिनेंट नहीं निकाल सकते कि ऐसी मान ली कोई मैट्रिक्स है ना कि 1 2 3 4 5 6 और आपसे ये पूछा जाए इसका डिटरमिनेंट निकालो, तो सबसे पहले इसका ऑर्डर देखते हैं ना। तो इसका ऑर्डर कितने, यहाँ पे कितने रो है, 2 रो है ना, तो 2 कॉलम कितने 1 2 3 3 है ना। तो मतलब ये जो हमारा डिटरमिनेंट है, ये जो हमारा सॉरी अवयव है, ये कितने ऑर्डर का, ये हमारा ऑर्डर है 2 क्रॉस 3, मतलब इसका क्या है, इसका डिटरमिनेंट हम लोग नहीं निकाल पाएंगे। ठीक, तो हम लोग जो डिटरमिनेंट निकालते हैं सिर्फ किसका निकालते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स का निकालते हैं। क्लियर है? ठीक, चलिए बात करते हैं अगले पॉइंट की। तो ये आपका हो गया है ना। अब पॉइंट नंबर 3, ठीक, पॉइंट नंबर 3 है हमारा, है ना, इसका देखते हैं। ठीक, इसमें हेडिंग डाल लीजिएगा आपका, आप लोग फर्स्ट ऑर्डर डिटरमिनेंट, फर्स्ट ऑर्डर डिटरमिनेंट। अक्सर ये चीज हम लोग इग्नोर कर देते हैं ना, किताब में वाले भी इसको ज्यादा सीरियसली नहीं लेते हैं। लेकिन फर्स्ट ऑर्डर डिटरमिनेंट आपका क्या होगा, एक ऐसा डिटरमिनेंट, ठीक, जिसमें सिर्फ एक आपका अवयव होगा, जिसमें सिर्फ एक एलिमेंट होगा। मतलब कि अगर मैं कोई भी डिटरमिनेंट लूं, मान लीजिए कि ये डिटरमिनेंट मैंने लिया, ठीक, इसमें खाली एक एलिमेंट है, ठीक, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, ये हमारा कहलाएगा फर्स्ट ऑर्डर डिटरमिनेंट, है ना। अच्छा, इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, 2 की। अच्छा, मान लो डिटरमिनेंट के अंदर -2 है, तब इसकी वैल्यू कितनी आएगी, इसकी भी वैल्यू -2 ही आएगी, है ना। अब जरा यहाँ पे कंफ्यूज करने वाली चीज है, ठीक, ये हमें देखने में किसके जैसा लगता है, मॉड के जैसा लगता है। तो लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे प्लस कर देते हैं, है ना। तो इसको कंफ्यूजिंग ना बना के, है ना, मैं ऐसे भी लिख देता हूँ ताकि आपको आसानी से समझ में आए, है ना। तो इसको मैं लिख सकता हूँ ऐसे ही, ठीक, बराबर किसके -2 के, है ना। ठीक, ये हो गया डिटरमिनेंट। डिटरमिनेंट आपका या तो ऐसे दिखाया जा सकता है या तो ऐसे लिखा जा सकता है। ठीक, क्लियर। चलिए पॉइंट नंबर, ठीक है, ये आपका फर्स्ट ऑर्डर डिटरमिनेंट हो गया। अब बात करते हैं सेकंड ऑर्डर डिटरमिनेंट की, है ना, नंबर 4, है ना, सेकंड ऑर्डर डिटरमिनेंट। ठीक, सेकंड ऑर्डर डिटरमिनेंट क्या होता है, वही डिटरमिनेंट जिसमें क्या कहते हैं कि 4 वैल्यू हो, मतलब ऐसे 1 2 3 4। ठीक, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको ऐसे सॉल्व कर किया जाता है, ठीक, इसका इससे मल्टीप्लाई 4 माइनस नीचे से ऊपर जाने पे माइनस 3 दूनी 6, तो कितना आ जाएगा -2। तो ये हमारा क्या हुआ, ये हमारा हुआ सेकंड ऑर्डर डिटरमिनेंट। ठीक, अगला, तो अगला है हमारा, ठीक है, नेक्स्ट थर्ड ऑर्डर डिटरमिनेंट।
तो सेकंड ऑर्डर डिटरमिनेंट तक हम लोग समझ चुके हैं। ठीक, अब बात करते हैं थर्ड ऑर्डर डिटरमिनेंट की। ठीक, कौन सा नंबर था ये? नंबर 5, थर्ड ऑर्डर डिटरमिनेंट। अब देखो यहाँ पे थर्ड ऑर्डर डिटरमिनेंट की बात करते हैं। तो जैसे अभी हमने सेकेंड ऑर्डर डिटरमिनेंट में देखा था कि हमने क्या कहते हैं, एक घातीय समीकरण लिया था, ठीक, उसको सॉल्व किया था और उसको डिटरमिनेंट के रूप में सजाया था। अब थर्ड ऑर्डर डिटरमिनेंट में क्या करेंगे, इसमें भी हम लोग एक घातीय समीकरण लेंगे, ठीक है, उसको सॉल्व करेंगे और उसको भी डिटरमिनेंट के रूप में दिखाने की कोशिश करेंगे। मतलब अगर मैं यहाँ पे समीकरण दूं a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर किसके? 0 के, इसका नाम दे दो समीकरण एक, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, ठीक है। नंबर 2, या फिर एक्स वाई जेड में चलो, है ना, एक्स वाई जेड में इसको लेकर चलो। c1 यहाँ पे लिख लो z, ठीक, c1z बराबर 0 और c2z बराबर 0, है ना। इसको लिख लेता हूं मैं a3x प्लस b3y प्लस c3z बराबर 0, है ना। इसको समीकरण नंबर मैंने दे दिया 3। ठीक, अब हम क्या करने जा रहे हैं कि समीकरण 2 और 3 को तिर्यक गुणा से, ठीक है, मतलब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे मैं लिखता हूं समीकरण 2 तथा 3 को, 2 तथा 3 को क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड, ठीक, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड से सॉल्व करने पर। ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड क्या होता है, 10th में हम लोग सीख गए हैं, ठीक है। एक बार मैं इसका रिवाइज करवा देता हूं। इसमें हम लोग x को छुपाएंगे, ठीक, इसका इससे मल्टीप्लाई लगता है, इसका इससे मल्टीप्लाई। ध्यान से देखिएगा, यहां पे मैंने लिखा x, ठीक, बटे, देखो प्लस से स्टार्ट करेंगे फिर माइनस में फिर प्लस में, ऐसे चलता है आपका। तो x बटे, इसको मैं छिपा लूंगा, ठीक है, इसका लगाऊंगा मैं इससे मल्टीप्लाई, मतलब कि जो y का गुणांक होगा और यहाँ पे जो z का गुणांक होगा, इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई लगाऊंगा। तो इसका इससे मल्टीप्लाई लगेगा तो क्या आएगा, b2 इंटू c3। तो यहाँ पे आ गया b2 c3, ठीक है। नीचे से ऊपर जाने पे माइनस, है ना, यहाँ पे x में क्या आएगा, माइनस, फिर इसका मल्टीप्लाई इससे लगेगा तो क्या आएगा, b3 c2 माइनस b3 c2 बराबर, प्लस से चले थे, ठीक है। यहाँ पे आपका क्या आएगा, यहाँ पे आपका आएगा माइनस, तो माइनस वाई बटे, अब की बार क्या करूंगा मैं, अब की बार वाई वाला छिपाऊंगा, ठीक। तो ये वाई वाला मैंने छिपा लिया, तो देखो यहाँ पे क्या बचा, a2 इंटू c3, ठीक है। लेकिन एक चीज यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ठीक, ये यहाँ पे थोड़ा सा उल्टा होता है कि y वाले टर्म में क्या होता है हमारा कि ऊपर से नीचे तक पहले मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, माइनस इधर से इधर का बाद में मल्टीप्लाई होगा। मतलब मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, मैं यहाँ पे लिखूंगा c2 इंटू a3, ठीक। तो यहाँ पे मैंने लिखा c2 इंटू a3 माइनस, है ना, इसको छिपाने के बाद c2 इंटू a3 माइनस a2 इंटू c3 माइनस a2 इंटू c3 बराबर, अब की बार किसकी बारी, z, है ना। तो अब की बार क्या करेंगे, z वाला टर्म छिपा लेंगे, तो ये z वाला आपने छिपा लिया, फिर से वही नॉर्मल चीज, फिर ऊपर से नीचे a2 b3, a2 b3 माइनस, ठीक, इसको छिपाने के बाद a2 b3 माइनस a3 b2 माइनस a3 b2। एक बार फिर से देख लो, यहां मैंने इसके छिपाया, इन दोनों मल्टीप्लाई b2 c3 माइनस b3 c2, ठीक, फिर इसको छिपाने पर ऊपर से नीचे मल्टीप्लाई, ठीक, अब की बार उल्टा होगा, तो यहाँ पे आएगा माइनस c2 a3, ठीक, तो ये c2 a3 माइनस a2 c3, तो a2 c3, ठीक, फिर से यहाँ पे नॉर्मल z को छिपाने पर a2 b3 माइनस a3 b2, ठीक, ये हमने नोट कर लिया। अब मैं क्या करूंगा, ठीक, इन तीनों को बराबर मान लेते हैं, ठीक, ये मैंने अपनी तरफ से मान लिया। अब मैं क्या करूंगा कि एक बार इसको और सॉल्व करता हूं, यहाँ पे माइनस कॉमन लेके ये माइनस माइनस में प्लस कर देता हूं, ठीक। तो देखो ये आपका हो जाएगा कि x बटे b2 c3 माइनस b3 c2 बराबर, यहाँ पे माइनस कॉमन लिया तो माइनस माइनस प्लस, y बटे ये आपका पहले आ जाएगा a2 c3 माइनस c2 a3 बराबर z बटे a2 b3 माइनस a3 b2 बराबर किसके, 1 के। अब मैं क्या करूंगा, ठीक, जब तीन चीजें आपको,
ठीक है, बराबर में दी हो तो हमेशा वो किसके माना जाता है, किसी एक कांस्टेंट के, ठीक, किसी एक अचर पद के मान लिया जाता है। तो हमने एक के मान लिया। अब मैं क्या करूंगा कि एक बार x बटे इतना बराबर करूंगा एक के, दूसरी बार y बटे इतना बराबर करूंगा एक के, तीसरी बार z बटे नीचे वाला जो चीज लिखा है इसको बराबर करूंगा एक के। फिर x y और z की वैल्यू मैं रखूंगा आपका समीकरण नंबर एक में। ठीक, तो यहां से इसका काम खत्म हुआ। तो अब मैं क्या करूंगा, ठीक, इसको मैंने मिटा दिया है ना, इसको मैंने क्या किया, मिटा दिया। अब यहां पे देखो, तो मैं यहां पे सॉल्व करूंगा तो x बटे B2C3 माइनस B3C2 बराबर किसके आ गया, 1 के। इसका मल्टीप्लाई यहां पे लगेगा तो x बराबर कितना आ जाएगा, x बराबर आपका आ गया B2C3 माइनस B3C2। अब देखो जैसे x की वैल्यू यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई होके 1 से मल्टीप्लाई होके ये आ गया, इसी प्रकार y की वैल्यू ये नीचे वाली होगी और z की वैल्यू ये नीचे वाली होगी। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि x y और z की वैल्यू कहां पे रख रहा हूँ, समीकरण एक में। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ x y तथा z का मान, का मान समीकरण एक में रखने पर। ठीक, समीकरण एक में मैं जरा रखता हूं तो x की वैल्यू हमारी ये है, ठीक, मतलब ये नीचे वाला। तो देखो यहाँ पे आपका a1 चल रहा है, ठीक है, x की वैल्यू कितनी आई, यहाँ पे ब्रैकेट में लिख दूंगा B2C3 माइनस B3C2। ठीक, ये बात समझ में आई। अच्छा, अब ये प्लस लिखा मैंने। अब यहाँ पे देखो y की वैल्यू कितनी आई, ये मैंने लिखा यहाँ पे y, ठीक, तो y की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ जाएगी, A2C3 माइनस C2A3। ठीक, तो यहाँ पे आ गई A2C3 माइनस C2A3, ठीक, प्लस z की वैल्यू ये नीचे वाली होगी, ठीक, तो z के साथ क्या आ जाएगा, एक मिनट है ना, x की वैल्यू रखी यहाँ पे a1, y की वैल्यू रखी तो यहाँ पे आ जाएगा b1, ठीक, और z की वैल्यू रखेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा c1। तो z का मान कितना है, a2b3 माइनस a3b2 बराबर किसके, 0 के। ठीक, तो अब यहाँ पे देखना ध्यान से कि इसको मैं सारणी के रूप में कैसे लिखता हूं। तो इसको मैं लिख सकता हूं, ठीक, कि यहाँ पर थोड़ा और अच्छा सा फील आए कि हाँ ये सारणी की है। मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर ये माइनस बाहर ही निकाल देता हूँ, है ना, ये मतलब जैसे था उसको वैसे ही रख देता हूँ ताकि हमें थोड़ा सारणी को जैसी फीलिंग आए। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ a1 B2C3 माइनस B3C2। ठीक, यहाँ पे माइनस कॉमन लिया तो माइनस b1। ठीक, तो ये आपका पहले आ गया C2A3 माइनस A2C3 प्लस C1 A2B3 माइनस A3B2 सब बराबर किसके, 0 के। तो ये जो चीज लिखी है ना, इतना बड़ा लिखना पड़ा। तो दुनिया वालों ने क्या सोचा कि इसको इतना बड़ा ना लिख के, है ना, एक शॉर्टकट में लिख देते हैं। तो शॉर्टकट में कैसे लिखूंगा मैं, इसको लिखूंगा या, ये मैंने लगाया सारणी, इसको लिखा मैंने A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3 और ये सब बराबर किसके, 0 के। अब क्या करोगे, अब इसको जब सॉल्व करोगे आप, है ना, तो देखना इसी के बराबर आएगा। सॉल्व करना मैंने सिखाया है, ठीक है। इसको जब सॉल्व करेंगे तो सॉल्व कैसे किया जाता है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा A1 मैंने लिखा, ये वाला कॉलम ये वाला रो कट गया, B2 इंटू C3 माइनस B3 इंटू C2। ठीक, ये C2 है यहाँ पे, है ना, C2 B3 इंटू C2। ठीक, फिर माइनस B1, ये कटा ये कटा, A2 इंटू C3, ठीक है, A2 इंटू C3 और यहाँ पे एक मिनट, गड़बड़ हो रहा क्या यार कहीं पे। ठीक, ये B1 कटा, ये कट गया, ये कट गया, A2 इंटू C3 माइनस A3 इंटू C2, A2 इंटू C3 माइनस A3 इंटू C2। एक मिनट तो एक बार चेक कर लेते हैं यहाँ पे, है ना, शायद कहीं प्लस माइनस में गड़बड़ हुआ है। बाकी आपका आएगा वही, है ना, ये यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हुई है शायद। ठीक, एक बार देख लेता हूँ, मैंने सॉल्व कर रखा है एक्चुअली में ये चीज। तो y बटे A3 इंटू C2, ठीक, y बटे A3 इंटू C2। ठीक, नीचे से ऊपर,
ठीक, देखिए आपका था क्या यहाँ पे, है ना, मैं लिख देता हूँ तो वो आप लोग करेक्शन कर लीजिएगा, है ना, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो ये आपका बना था जब इसको हमने सॉल्व किया था, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई से, तो यहाँ पे आपका 20 वाला टर्म था A3C2 माइनस A2C3, ठीक, ये आपका बना था। फिर क्या किया गया था, फिर यहाँ पे माइनस कॉमन लिया गया था, तो माइनस जब कॉमन लेंगे तो अब आ जाएगा माइनस वाई बटी A2C3 माइनस A3C2, ठीक, ये थोड़ा सा हमें क्या कहते हैं कि करेक्शन है, तो आपको ये लिखना है ना, आपको ये लिखना माइनस वाई बटे A2C3 माइनस A3C2। अच्छा, फिर क्या करना है, फिर यहाँ पे आपने मान रखा, ठीक है, y का जब मान रखा तो y का मान कितना आया था यहाँ पे, ये b1, और b1 के साथ ये यहाँ पे माइनस आपका चलेगा, तो ये हो जाएगा आपका माइनस, ठीक है, तो मतलब ये माइनस हो जाएगा, तो ये आपका पहले आ जाएगा, ये चीज आपका क्या है, पहले आ जाएगा, तो मतलब यहाँ पे आ जाएगा आपका A2C3, ठीक, A2C3 माइनस यहाँ पे आ जाएगा आपका, ठीक है, A3C2, ठीक, तो अब देखो, अब यहाँ पे बन गया आपका, तो फिर से ये B1 वाला कटा है ना, तो B1 लिखा यहाँ पे, ये कट गया, ये कट गया, A2 इंटू A2C3 माइनस A3 इंटू C2, ये आपका आ गया, ठीक, नंबर 3, प्लस में आपकी बार C1, तो प्लस C1, ये कटा A2B3 माइनस A3 इंटू B2 माइनस A3 इंटू B2। तो अब हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है, कि यहाँ से हमारा क्या निष्कर्ष निकला, ये जो हमारा क्या कहते हैं युगपत समीकरण था, ठीक, साइमल्टेनियस इक्वेशन था, इसको जब हमने सॉल्व किया, मैट्रिक्स के रूप में रखा, तो ये जो सॉल्व करके हमें ये रिलेशन मिला, ठीक, ये और कुछ नहीं, ये हमारा क्या है, एक मैट्रिक्स ही, सॉरी एक डिटर्मिनेंट ही है ना, तो ये यहाँ पे हमने डिटर्मिनेंट के रूप में जितने भी इसके क्या कहते हैं कि गुणांक थे, ठीक, x के गुणांक, y के गुणांक, z के गुणांक, तो वो देखो यहाँ पे सीरियल नंबर से हमने लिख लिए हैं, है ना, और इसी को सॉल्व करने पर हमें क्या मिला, इसी को सॉल्व करने में हमें यहाँ पे एक डिटर्मिनेंट का निर्माण हुआ, ठीक। अब एक चीज यहाँ पे और एक हल्की सी बात क्या कहते हैं आपके उसमें डाल देता हूँ, है ना, दिमाग में, यहीं से समझ में आ जाएगा कि भाई साहब ये जो हमने लिखा है ना, ये चीज, इसको मैं आने वाले टाइम पे, ठीक है, मतलब आने वाले लेक्चर में इसको मैं लिखूंगा, ठीक, ये चीज जो मैंने लिखा है, एक बार मैं और अच्छे से यहाँ बता देता हूँ कि ये जो चीज आपकी लिखी गई है ना, कहा गया ये, ठीक है, ये जो चीज आपको लिखी गई है, इसको मैं आने वाले टाइम पे इसको मैं लिखूंगा, ठीक है, R1 के अनुदिश, R1 के अनुदिश प्रसार करने पर, ठीक है, मतलब ये जो चीज मैंने यहाँ पे खोली थी, ये जो खोल के लिखा है, इसको मैं आने वाले टाइम पे लिखूंगा R1 के अनुदिश प्रसार करने पर, ठीक, ये समझाया जाएगा। अब एक चीज यहाँ पर और समझ लेते हैं, है ना, इसके अलावा ये यहां तक नोट कर लिया, अब इसके बाद आपको लिखना है, ठीक है, इसके बाद इसके नीचे आपको लिखना है कि ये जो चीज मैंने लिखी, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि A1, ठीक, ये जो मैंने B2C3 लिखा, अब देखो यहाँ पे मैं करूँ क्या, यहाँ पे A1 लिखा मैंने, ठीक, तो A1 लिख लिया, ये वाला कॉलम और ये वाला रो आपका कट चुका है, बचा गया यहाँ पे B2C2 B3C3, तो इसको मैं लिख रहा हूँ B2C2 B3C3, ठीक, ये भी लिख लिया। अच्छा, फिर से ये माइनस B1, ये माइनस B1, ठीक है, ये वाला कॉलम, ये वाला रो आपका कट गया, क्या बचा A2C2 A3C3, इसका मैं यहां लिख देता हूं A2C2 A3C3, ठीक है, प्लस माइनस प्लस, प्लस में यहां पे लिखा मैंने C1, ठीक है, C1, ये वाला कॉलम, ये वाला रो कट गया, क्या बचा A2B2 A3B3 A2B2 A3B3, ठीक है, सब बराबर किसके, 0 के, है ना। अब यहां पे देखो, ये जो चीज लिखी है ना, वो कुछ नहीं लिखा, ये यही लिखा है ना, कैसे, अब देखना यहाँ पे A1, इसका मल्टीप्लाई फिर से इससे लगेगा, तो B2C3 माइनस B3C2 B2C3 माइनस B3C2, ठीक, फिर से माइनस B1, इसका इससे मल्टीप्लाई, इसका इससे मल्टीप्लाई, तो A2C3 माइनस A3C2, देखो वही मिल गया। अच्छा, इसी प्रकार यहाँ पे A2B3 माइनस A3B2 A2B3 माइनस A3B2, ठीक, तो ये जो चीज बना है ना, ये वाला, ये वाला और ये वाला, ये जो सारणी बना, ठीक, आने वाले समय में मैं इसको कहूंगा, ठीक है, इसको मैं कहूंगा को फैक्टर ऑफ A1, ये आपका कहलाएगा को फैक्टर ऑफ B1, और इसका जो नाम होगा, इसका नाम होगा को फैक्टर ऑफ C1, ठीक है, को फैक्टर का मतलब उप सारणिक, है ना, तो यहाँ पे क्या लिख जाएगा, उप सारणिक,
ना कोफैक्टर ना उपसारणिक, तो मतलब इसको मैं पुकारूंगा A1 का उपसारणिक, इसको पुकारेंगे आप B1 का उपसारणिक, है ना, B1 का उपसारणिक, और इसको जो पुकारा जाएगा, इसको पुकारा जाएगा C1 का उपसारणिक। ठीक, इसके बाद भी आने वाले टाइम पे करेंगे, लेकिन ये हल्का सा कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझ लीजिएगा, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है ना, आने वाले टाइम में हम लोग इसको यूज करेंगे। चलिए बात करते हैं अब अगले पॉइंट की। ठीक, कोफैक्टर नहीं है ना, कोफैक्टर नहीं, माइनर है ना, माइनर ऑफ A1, तो ये आपका होगा माइनर ऑफ A1, ये आपका होगा माइनर ऑफ B1, ठीक है, और ये आपका होगा माइनर ऑफ C1, ठीक, माइनर ऑफ C1, ये आपका है ना, ये आपका माइनर कहलाएगा, ठीक, आने वाले टाइम पे। ठीक, चलो तो अगला पॉइंट है आपका, पॉइंट का अब अगली हेडिंग है, तो अगली हेडिंग मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। ठीक, अगली जो हेडिंग है सारणिक का रूप एवं अवयव, है ना, सारणिक का रूप एवं अवयव, है ना, इंग्लिश में शेप एंड constituents of a determinant। ठीक, इस पर चर्चा कर लेते हैं अब। चलिए देखिए अब, तो बात करते हैं सारणिक के तत्व, ठीक, एवं अवयवी। तो एक उदाहरण के माध्यम से इसको समझते हैं कि मान लीजिए हमारा कोई सारणिक दिया, ठीक, 2x2 ऑर्डर का, A1 B1 A2 और ये B2, ठीक, इसको जब सॉल्व करूंगा मैं तो इसका इससे मल्टीप्लाई, तो A1 B2 माइनस इसका इससे मल्टीप्लाई A2 B1, ठीक, ये हमारा कुछ बनेगा। अब जो यहाँ पे A1 B1 A2 B2 है, ठीक, ये हमारे क्या कहलाते हैं, ये हमारे कहलाते हैं सारणिक के तत्व या फिर अवयव। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पॉइंट के रूप में कि नंबर 1, तो A1 B1 A2 B2 ये सारे क्या है हमारे, A1 B1 A2 B2, ठीक है, सारणिक के, ठीक, A1 B1 A2 B2 सारणिक के तत्व। तो अब ठीक, तो A1 B1 A2 B2 सारणिक के तत्व मतलब कि एलिमेंट्स या अवयव, ठीक, अवयव, कॉन्स्टिट्यूएंट्स, है ना, कहलाते हैं। अच्छा, और ये चीज क्या है, ये चीज जो हमारा बना, ये A2 B1 और A1 B2 और A2 B1 ये हमारा कहलाएगा इसके पद मतलब टर्म, ठीक। नंबर सेकेंड पॉइंट क्या है, A1 B2 और, ठीक है, A2 B1 सारणिक के पद या फिर टर्म कहलाते हैं, ठीक। तो अब जरा देखिएगा यहाँ ध्यान से, है ना, एक मैं यहाँ पे रिलेशन निकालने जा रहा हूं कि अगर 2x2 ऑर्डर का सारणिक है, ठीक, देखिए इसका ऑर्डर कितना है, इसका ऑर्डर है 2x2, है ना, 2x2 ऑर्डर का सारणिक है, तो इसमें तत्वों या फिर अवयवों की संख्या कितनी है, ठीक, इसमें कितने एलिमेंट है, 1 2 3 4, तो मतलब जब 2x2 ऑर्डर का सारणिक है तो इसमें कितने एलिमेंट है, आपके 4 एलिमेंट है ना, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, ठीक है, क्या लिखेंगे यहाँ पे, इसको भी रख कर देता हूं कि अगर 2x2 ऑर्डर का डिटरमिनेंट है ना, तो 2x2 ऑर्डर का डिटरमिनेंट है, तो उसके लिए तत्वों की संख्या कितनी है ना, तो तत्वों की संख्या बराबर कितना है, 4। अच्छा, इस 4 को क्या मैं 2 का स्क्वायर लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं 2 का स्क्वायर। अच्छा, अगर अब थोड़ा उल्टा सोचो कि अगर मान लो 1x1 ऑर्डर का सारणिक होता, ठीक है, 1x1 ऑर्डर का सारणिक होता, तो इसमें तत्वों की संख्या कितनी होती, इसमें होती है आपकी 1, मतलब कि 1 का स्क्वायर, ठीक है।
भाई 1x1 ऑर्डर में आपका खाली एक है तो एलिमेंट होता है ना, इस तरीके से आपका कुछ होता है। अच्छा, मान लीजिए कि आपका 3x3 ऑर्डर का सारणिक होता है ना, 3x3 ऑर्डर का सारणिक होता है, जो अभी हमने थोड़ी देर पहले लिया था। ठीक, 3x3 ऑर्डर का सारणिक क्या था, ये कुछ ऐसा था, A1 B1 C1 है ना, A2 B2 C2 और A3 B3 C3। ठीक, तो अब यहाँ देखो, यहाँ पे कितने आपके तत्व हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है ना, तो यहाँ कितने तत्व हैं आपके, 9 तत्व हैं। तो मतलब यहाँ पे जो तत्वों की संख्या वो कितनी है, 9। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 का स्क्वायर। ठीक, तो अब जरा देखिए यहाँ पे आपको एक रिलेशन संबंध समझ में आ रहा होगा कि 1x1 ऑर्डर के लिए आपका 1 का स्क्वायर, 2x2 ऑर्डर के लिए आपका 2 का स्क्वायर और 3x3 ऑर्डर के लिए आपका 3 का स्क्वायर। मतलब कि अगर मैं, ठीक है, किसी दिन आपसे ये पूछूं कि n×n ऑर्डर का क्या कहते हैं मैट्रिक्स है, तो उसमें जो तत्व है वो कितने होंगे। ठीक, तो अगर मैं कहूं कि n×n ऑर्डर के मैट्रिक्स में तत्व कितने होंगे, तो आप कहेंगे कितना, n² है ना। देखिए यहाँ पे आपका बन रहा है, ठीक है, एक सीरीज बन रही है आपकी कि जब 1 है तो 1 का स्क्वायर, 2 है तो 2 का स्क्वायर, 3 है तो 3 का स्क्वायर, इसी प्रकार n×n ऑर्डर का मैट्रिक्स होगा तो उसमें कितने तत्व होंगे, n²। तो यहाँ पे n×n ऑर्डर के लिए क्या होंगे, n² एलिमेंट है ना, n² क्या होंगे, एलिमेंट्स। ठीक, तो ये हमने यहाँ पे क्या सोची, ये हमने यहाँ पे पहली बात सोची। अब बात करते हैं दूसरी बात की, है ना, ये हमारा फर्स्ट था। अब बात करते हैं इसके सेकंड बात की। बहुत काम की चीज है ना, ये आपका डायरेक्ट कंपटीशन वगैरह पूछा जाता है ना, तो इसको आप लोग एकदम मार्क करके रखिएगा, है ना। ये यहाँ पे मैंने स्टार लगा दिया। अब बात करते हैं दूसरा। अब जरा ये सोचो, ठीक, कि दूसरी चीज हमने क्या बताई थी, दूसरी चीज ये बताई थी कि ये तो आपके क्या कहलाते हैं, ये आपके कहलाते हैं अवयव। ठीक, अवयव या एलिमेंट। अच्छा, इधर वाला ये आपका क्या कहलाता है, ये आपका कहलाता है टर्म। ठीक, ये हमारा क्या कहलाता है, ये हमारा कहलाता है टर्म, टर्म या फिर पद। जब 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, यहाँ पे कितने पद हैं आपके, 1 और 2, ये आपका पूरा 1 गिना जाएगा, है ना, ये आपका पूरा 1 गिना जाएगा और ये आपका पूरा 1 गिना जाएगा, तो 1 और 1 मिलके कितना हुआ, 2 हुआ। ठीक, तो मतलब यहाँ पे पदों की संख्या कितनी है, 2। तो यहाँ पे लिखूंगा मैं नंबर सेकेंड, है ना, पदों की संख्या। तो अब यहां जरा ध्यान से देखिएगा, जब 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक का डिटरमिनेंट है ना, 2x2 ऑर्डर का डिटरमिनेंट है, डिटरमिनेंट है, तो पद हमारे कितने हैं, ठीक है, 2 पद हैं, 2 पद है, मतलब कि 2 टर्म। ठीक, अच्छा, अब जरा ये सोचो कि जब 3x3 ऑर्डर का क्या कहते हैं हमारा डिटरमिनेंट बनेगा, ठीक है, 3x3 ऑर्डर का डिटरमिनेंट बनेगा, तब उसमें पदों की संख्या कितनी होगी। अब जरा ध्यान से सोचिएगा। ठीक, इसके पहले जब मैंने इसका प्रसार किया था, ठीक, कैसे प्रसार किया था, मैं एक बार आपको दिखाई देता हूं। इसको मैंने लिखा था A1, ठीक है, ये कटा था, ये कटा था, इसको मैंने लिखा था B2C3 माइनस B3C2। ठीक, इसके बाद मैंने लिखा था माइनस B1, ये कटा था, ये कटा था। ठीक, मतलब इसको डिलीट किया था और इसको डिलीट किया था, तो A2C3, ठीक, A2C3 माइनस A3C2 और प्लस C1। ठीक है, ये कटा था, ये कटा था, मतलब ये वाला आपका कॉलम डिलीट, ये वाला रो डिलीट। तो यहाँ क्या बचा था, A2 B3 माइनस A3 B2। ठीक, सब बराबर किसके, 0 के। तो अभी अभी हमने ये कहा, ये जो दो चीज का मल्टीपल होता है, ठीक, ये हमारा क्या कहलाता है, टर्म कहलाता है। तो 2x2 ऑर्डर में आपके कितने टर्म है, 2 टर्म है। ठीक है, बात करते हैं 3x3 ऑर्डर की। तो यहाँ देखो कितना है, 1 2, ठीक, ये आपका दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा और ये पांचवा और ये छठवां। ठीक, टोटल कितने टर्म है, 6 टर्म है। तो यहाँ पे मैं ये लिखूंगा कि 3x3 ऑर्डर के डिटरमिनेंट में कितने टर्म है आपके, 6 टर्म है। ठीक, अच्छा, अब जरा यहाँ ध्यान से देखना कि इसको मैं लिखने क्या जा रहा हूं, ये जो 2 है, ठीक, क्या मैं इसको फैक्टोरियल 2 लिख सकता हूं, ठीक है, क्योंकि फैक्टोरियल 2 की वैल्यू कितनी होती है, 2 ही होती है। अच्छा, ये जो 6 है, इसको क्या मैं फैक्टोरियल 3 लिख सकता हूं, ठीक, बिल्कुल लिख सकता हूं, क्योंकि फैक्टोरियल 3 की वैल्यू कितनी आएगी, 6 आएगी, है ना। तो मतलब मैंने ये किया कि 2x2 ऑर्डर का अगर मैं यहाँ पे डायरेक्टली क्या कहते हैं कि इसको और खूबसूरत सा आंसर बनाऊं, तो इसको मैं क्या कहूंगा कि जो 2x2 ऑर्डर के डिटरमिनेंट में आपके पदों की संख्या होगी, जो नंबर ऑफ टर्म्स आपके होंगे, है ना, यहाँ पे मैं इंग्लिश में भी लिख देता हूँ, है ना, नंबर ऑफ टर्म्स। तो 2x2 ऑर्डर के डिटरमिनेंट में जो आपके नंबर ऑफ टर्म्स होंगे वो आपके होंगे फैक्टोरियल 2। 3x3 ऑर्डर के डिटरमिनेंट में जो आपके नंबर ऑफ टर्म होंगे वो आपके होंगे फैक्टोरियल 3। अच्छा,
अगर मैं यहाँ से n क्रॉस n ऑर्डर का डिटरमिनेंट में निकालना चाहूँ, है ना, मैं ये कह रहा हूँ कि मुझे n क्रॉस n ऑर्डर के डिटरमिनेंट में निकालना है मुझे, है ना, तो मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा डैश है डैश, मतलब कि इसके आगे और n क्रॉस n ऑर्डर डिटरमिनेंट, है ना, तो मैं इसको लिख रहा हूं, इसको मैं लिख रहा हूं फैक्टोरियल n टर्म, है ना, कितने टर्म आएंगे आपके फैक्टोरियल n, कैसे 2 क्रॉस 2 ऑर्डर में आपका फैक्टोरियल 2, 3 क्रॉस 3 ऑर्डर में आपका फैक्टोरियल 3, इसी प्रकार 4 क्रॉस 4 में फैक्टोरियल 4, है ना, तो इसी प्रकार n क्रॉस n ऑर्डर में आपका कितना निकलेगा फैक्टोरियल n टर्म निकलेगी या फिर फैक्टोरियल n पद निकलेगा। इसको मैं थोड़ा और कायदे से लिख देता हूं, है ना, आपने बाइनोमियल थ्योरम में या फिर क्रमचय और संचय में ये चीज एक चीज और देखी होगी, जो फैक्टोरियल n आपका बराबर होता है, ठीक, वो किसके बराबर होता है, उसको मैं npn भी लिख सकता हूं, ठीक, कैसे, क्योंकि सबको पता है कि npr बराबर किसके होता है फैक्टोरियल n बटे फैक्टोरियल n माइनस आर के, ठीक, तो मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ कि r की जगह क्या रख रहा हूँ n रख रहा हूँ, तो r की जगह जब n रखेंगे तो ये कितना आ जाएगा npn, है ना, तो यहाँ भी r की जगह n रखना पड़ेगा, तो यहाँ ये मैंने लिख दिया फैक्टोरियल n बटे फैक्टोरियल n माइनस आर की जगह मैंने क्या रखा n रखा, n से n कट के क्या बचा 0 बचा, तो फैक्टोरियल n बचे फैक्टोरियल 0, फैक्टोरियल 0 की वैल्यू 1, मतलब कितना आ गया फैक्टोरियल n, तो मतलब कि npn डायरेक्टली बराबर किसके हो सकता है फैक्टोरियल n के, मतलब मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, इसको मैं लिखूंगा npn, इसको मैं लिखूंगा 2p2 और इसको मैं लिखूंगा 3p3, मतलब हमारा ये निकला, ठीक है, कि n क्रॉस n ऑर्डर का जो डिटरमिनेंट होगा इसमें जो पदों की संख्या होगी वो किसके बराबर होगी, वो आपके बराबर होगी npn। क्वेश्चन वाला आपको क्या करेगा, क्वेश्चन वाला ये करेगा कि वहां पे ये चीज ना देकर यहाँ पे इस रूप में देगा, है ना, कंफ्यूज करने के लिए कि बताओ क्या होगा, np1 होगा, np2 होगा, npr होगा या फिर npn होगा, आपको मार्क क्या करना है, वहां पे आपको मार्क करना है npn, ठीक है, कॉम्पिटिशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये पूछा जाता है, ठीक है, अक्सर BHU या फिर क्या कहते हैं UPSEE इस तरह के कंपटीशन में ये सारी चीजें डायरेक्टली पूछ दी जाती है ना, ये बहुत काम की चीज है, इसको आप लोग एकदम रट के रखिएगा, ठीक, तो यहाँ पे कितना होगा npn होगा, n क्रॉस n ऑर्डर के डिटरमिनेंट के लिए, है ना, पदों की संख्या, है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये, है ना, चलो, तो ये यहाँ पे ये वाला टॉपिक हमारा खत्म हुआ, ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पे कुछ और, ठीक है, अगले टर्म की, अब है हमारा, ठीक है, सारणिक का विस्तार या फिर प्रसार, ठीक, तो अगली हेडिंग हमारी रहेगी, ठीक है, नेक्स्ट, ठीक, अगला जो है हेडिंग डाल लीजिएगा सारणिक का विस्तार अथवा प्रसार, तो सारणिक का विस्तार अथवा प्रसार, है ना, इंग्लिश में इसको कहते हैं एक्सपेंशन, ठीक है, ऑफ ए डिटरमिनेंट, है ना। अब सबसे पहले देखो यहाँ पे नंबर 1 पॉइंट कि सारणिक आपका प्रदर्शित कैसे किया जाता है ना, तो यहाँ पे आप लोग लिखिएगा रिप्रेजेंटेड बाई, इसका मतलब होता है प्रदर्शित करना, है ना, डेल्टा, डेल्टा से सारणी को प्रदर्शित किया जाता है या फिर कैपिटल डी से, है ना, सारणिक जो आपका प्रदर्शित किया जाता है वो प्रदर्शित किया जाता है डेल्टा या फिर कैपिटल डी से, आपकी किताब में 2 ही नोटेशन दिए गए हैं, है ना। अच्छा, अब सारणिक का जो प्रसार होता है ना, अभी अभी मैंने ये कहा था, ठीक है, याद हो आपको, थोड़ी देर मैंने पहले लिखा था कि R1 के अनुदिश प्रसार करने पर, तो वो जो मैंने लाइन लिखी थी ना, है ना, वही हमारा सारणिक का प्रसार कहलाता है, ठीक। अब सारणिक की खासियत ये होती है कि हम इसको, ठीक, जो हमारा सारणिक होगा इसको किसी भी रो, मतलब किसी भी आपका रो या फिर किसी भी कॉलम के अनुसार हम लोग इसका एक्सपेंशन कर सकते हैं, इसका प्रसार कर सकते हैं, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन वी कैन डू एनीथिंग, ओके। तो यहां पर अब देखो मैं एक उदाहरण लूंगा, ठीक है, उसको मैं अलग अलग तरीके से, ठीक है, अलग अलग रो अथवा कॉलम के हिसाब से एक्सपेंड करके दिखाऊंगा, ठीक, और ये भी दिखाऊंगा कि जो हमारा वहां पे वैल्यू होगा, ठीक, वो हमारी कभी चेंज नहीं होगी, है ना। तो एक एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं, तो एग्जांपल मैं यहां पे ले रहा हूं, ठीक है, कि लेट, है ना, एक कोई डिटरमिनेंट दिया है ना, डेल्टा या फिर डी बराबर आपका दिया है A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3,
ठीक, तो मैंने क्या कहा कि किसी भी रो अथवा किसी भी कॉलम के अनुसार हम लोग इसका एक्सपेंशन मतलब इसका प्रसार कर सकते हैं। ठीक, तो मान लो कि जैसा कि सबको पता है ठीक कि ये वाला जो रो भाग होता है ठीक, इसको कहते हैं R1। ठीक, मतलब ये हमारा कहलाता है R1, ये कहलाता है हमारा R2 और ये हमारा कहलाता है R3। मतलब कि इसको मैं लिखूंगा रो 1 है ना, ये आपका होगा रो 2 और ये हमारा होगा रो 3। ठीक, अच्छा ये हमारा कहलाता है C1 मतलब कि कॉलम 1, COLUMN है ना, ये हमारा कॉलम 1। इसी प्रकार ये हमारा बनेगा कॉलम 2 मतलब कि C2 और ये हमारा कहलाता है C3 है ना। ये पूरे की मैं बात कर रहा हूं है ना, ये पूरा हमारा C1, ये इसी प्रकार C2 और ये इसी प्रकार C3। ठीक, तो क्वेश्चन के हिसाब से हम इसको किसी भी रो अथवा किसी भी कॉलम के अनुसार प्रसार इसका कर सकते हैं। ठीक है, तो अब यहां पे देखो मैं एक एक करके यहां पे समझाने की कोशिश करता हूं। ठीक, आप लोग यहां पे कायदे से समझिएगा इसको। तो मैं क्या लिख रहा हूं, ठीक है, सबसे पहले मैं लिख रहा हूं यहां पे, एक बार मैं फिर से इसको लिख लेता हूं, A1 B1 C1 A2 B2 C2 और A3 B3 C3। मैं यहां पे क्या लिख रहा हूं, मैं लिख रहा हूं कि R1 मतलब कि इधर, ठीक है, R1 के अनुदिश प्रसार करने पर। अब से आप जब भी क्या कहते हैं कि किसी भी डिटरमिनेंट को सॉल्व करेंगे और उसका लास्ट में जब प्रसार करने की बारी आएगी तो आपको ये चीज लिखना पड़ेगा कि हाँ किस रो अथवा किस कॉलम के हिसाब से आप इसका प्रसार कर रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन को खूबसूरत बनाने के लिए इंग्लिश का भी यूज कर सकते हैं, तो इसको मैं लिख रहा हूं है ना, एक्सपेंडिंग along R1 है ना, इसका मतलब यही हुआ। अब देखो R1 के हिसाब से क्या जो हम लोग सीखते हैं मतलब कि जो हम लोग डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालते हैं, अभी तक आपको रट गई होगी सारी चीजें, वो हमने R1 के हिसाब से ही किया था है ना। बस सही टाइम का इंतजार कर रहे थे कि कब सही टाइम आए, कब मैं ये लाइन लिखूं है ना। तो वही चीज आपको यहां भी करनी है। तो कैसे, यहां पे लिखना है सबसे पहले A1, ये कट गया ये कट गया, ठीक है, मतलब ये वाला आपका रो और ये वाला कॉलम आपका क्या हो गया, डिलीट हो गया। B2 C3 माइनस B3 C2 है ना, तो B2 C3 माइनस B3 C2, ठीक है, माइनस, ठीक है, देखो ये प्लस फिर यहाँ पे माइनस और फिर यहाँ पे प्लस ऐसे लेते हैं। ठीक, तो अब की बार माइनस B1, ये वाला कॉलम ये वाला रो आपका डिलीट, तो यहाँ पे मैंने लिखा B1, ये डिलीट हो गया, तो A2 C3 माइनस A3 C2, ठीक है, प्लस C1, ये वाला कॉलम ये वाला रो आपका डिलीट, तो A2 B3, ठीक, इसका इससे मल्टीप्लाई A2 इंटू B3 माइनस A3 इंटू B2, तो A2 B3 माइनस A3 इंटू B2, E3 इंटू B2। ठीक, हमने क्या किया, हमने क्या कहते हैं R1 के हिसाब से इसका प्रसार किया। तो अब यहाँ पे दिमाग में क्वेश्चन ये है ठीक कि अभी हमने ये क्या कि किसी भी रो अथवा किसी भी कॉलम के हिसाब से हम इसका क्या कहते हैं एक्सपेंशन कर सकते हैं, इसका प्रसार कर सकते हैं। तो लेकिन एक चीज आप हमेशा याद रखिएगा कि जब भी हम प्रसार करते हैं तो हमेशा हमें चिन्ह का ख्याल रखना पड़ता है। अब प्रसार करने के लिए कुछ अलग अलग आपका साइन कन्वेंशन दिया गया, मतलब चिन्ह को ध्यान में रखते हुए है ना, वो एक रूल दिया गया है। तो सबसे पहले उस रूल की चर्चा करते हैं है ना, कि आखिर वो कौन सा रूल है कि किस वाले रो और किस वाले कॉलम में कौन सा रूल यहाँ पे लगना है। ठीक, तो यहाँ पे मैं बात करता हूँ पॉइंट नंबर सेकंड की, ये आपका था पॉइंट नंबर फर्स्ट, अब मैं बात करता हूँ पॉइंट नंबर सेकंड की। ठीक, तो पॉइंट नंबर टू है आपका, ठीक, कि साइन कन्वेंशन टू एक्सपेंड अ डिटरमिनेंट है ना, साइन कन्वेंशन टू एक्सपेंड ए डिटरमिनेंट, मतलब कि डिटरमिनेंट का जब प्रसार करेंगे है ना, तो उसमें क्या कहते हैं साइन कन्वेंशन कौन सा यूज होगा। तो इसके लिए क्या करना कि ये आपका रूल होता है कि जैसे अब ये भी R1 में हमने किया, तो यहाँ पे हमने लिया था प्लस माइनस प्लस, अगर मान लो R2 से हमें करना है तो मैं लूंगा माइनस प्लस माइनस, मान लीजिए R3 से हमने करना है तो यहाँ पे लिखेंगे प्लस माइनस प्लस। तो ये हमारा क्या, ये हमारा साइन कन्वेंशन है, मतलब कि रूल है, ठीक है, किसी भी डिटरमिनेंट को एक्सपेंड करने के लिए, उसका प्रसार करने के लिए। तो अब यहाँ पे देखो अगर आप R1 के हिसाब से कर रहे हैं तो आपका ये वाला रूल फॉलो होगा,
ठीक, R1 के लिए ये वाला रूल फॉलो होगा। मान लो कि आपको R2 के हिसाब से करना है तो आप R2 के लिए आपका ये वाला रूल फॉलो होगा। मान लो कि आपको R3 के हिसाब से करना है तो R3 के हिसाब से आपका ये वाला रूल फॉलो होगा। ठीक, अच्छा, कल को अगर मैं कहूँ कि C1 के हिसाब से करना है तो आपको C1 के लिए ये वाला रूल लगाना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे आपको चलना पड़ेगा। ठीक है, C1 के प्रसार के लिए। C2 के प्रसार के लिए आपका ये वाला रूल फॉलो होगा। ठीक है, माइनस प्लस माइनस। और C3 के प्रसार के लिए आपका ये वाला रूल फॉलो होगा। ठीक, ये वाला रूल हम लोग फॉलो करते हैं। एक उदाहरण के माध्यम से फिर से यहाँ पे समझते हैं कि मान लो कि मुझे R2 के हिसाब से एक्सपेंड करना है। ठीक है, तो R2 के हिसाब से मैं क्या लिखूंगा। ठीक है, फिर से वही उदाहरण मैं लेता हूं, एग्जांपल। ठीक, तो एग्जांपल हमारा था कि डिटरमिनेंट आपका था A1 B1 C1 A2 B2 C2 और यहाँ पे A3 B3 C3। ठीक, अब की बार मैं क्या लिख रहा हूं, अब की बार मेरा मन है कि R2 के हिसाब से प्रसार करते हैं ना, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा R2 के अनुदिश प्रसार करने पर, है ना, ये हमने लिखा R2 के अनुदिश प्रसार करने पर, है ना। तो यहां पे मैं लिख रहा हूं इंग्लिश में एक्सपेंडिंग अलोंग R2। ठीक, ये मैंने इंग्लिश में लिख लिया। अब यहां पे देखो R2 के हिसाब से जब प्रसार करेंगे तो अब की बार मुझे इस चिन्ह का ख्याल रखना है ना। कैसे, अब यहां देखो, सबसे पहले मैंने यहाँ पे लगाया माइनस, क्योंकि मुझे यहाँ पे माइनस चाहिए। ठीक, ये मैंने लिखा माइनस। माइनस लिखने पर अब की बार R2 में देखिए खाली ये एलिमेंट हम लोग को ध्यान देना है ना, ये एलिमेंट हमें ध्यान देना है। मैं यहाँ पे लिखा माइनस। ठीक है, A2। ठीक, A2 लिखने के बाद ये वाला आपका क्या कहते हैं कि रो, और ये वाला कॉलम आपका क्या हो गया, डिलीट हो गया। बचा क्या हमारा, ठीक है, बचा क्या हमारा B1 C1 B3 C3। तो B1 C1 B3 C3। ठीक, अच्छा, अब इसके बाद देखो क्या है, इसके बाद है प्लस, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा प्लस। प्लस लिखने के बाद यहाँ पे कौन सा है एलिमेंट, B2, यहाँ पे मैंने लिखा B2। ठीक, फिर से हमने क्या कहते हैं किस डिटरमिनेंट वाली लाइन खींची, तो B2 लिखने के बाद ये वाला आपका क्या कहते हैं कि कॉलम, और ये वाला रो आपका क्या हो गया, डिलीट हो गया। बचा क्या, A1 C1 A3 C3। तो यहाँ पे बचा हमारा A1 C1 A3 C3। ठीक है, अच्छा, माइनस प्लस, अब की बार क्या है, अब की बार माइनस है, यहाँ पे आ गया माइनस। माइनस लिखने के बाद यहाँ पे क्या आ गया C2। ठीक, ये आपकी बार क्या लिखूंगा मैं, C2। C2 लिखने के बाद ये वाला कॉलम और ये वाला रो आपका डिलीट है ना। क्या बचा, A1 C1 A3 C3। यहाँ क्या बचा आपका A1 C1 A3 C3, है ना, A1 C1 A3 C3। ठीक, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो देखो हमारा आएगा कितना, इसको सॉल्व करने पे हमारा आ जाएगा कि ये हमारा आ गया माइनस में A2। ठीक है, B1 C3 माइनस B3 C1। ठीक है, प्लस B2। ठीक है, इसका इससे मल्टीप्लाई A1 C3 माइनस A3 C1। ठीक है, माइनस C2, इसका इससे मल्टीप्लाई A1 C3 माइनस A3 C1। ठीक, तो ये हमारा क्या निकला, ये हमारा निकला R2 के अनुदिश प्रसार करने का, है ना, स्पेंडिंग अलोंग R2। अब एक यहाँ पे मन में प्रश्न होगा कि R1 के हिसाब से जब हमने प्रसार किया तब वैल्यू कुछ और आई, R2 के हिसाब से जब हमने प्रसार किया तब वैल्यू कुछ और आई। तो हम क्या करते हैं, ठीक, कि किसी भी डिटरमिनेंट में हम किसी भी रो अथवा किसी भी कॉलम के हिसाब से प्रसार कर लेते हैं। ठीक है, लेकिन जो लास्ट में क्या कहते हैं इसको सॉल्व करेंगे तो जो हमारी वैल्यू आएगी, ठीक है, वो सेम ही आती है। हम चाहे जिधर से इसको ओपन करें, मतलब चाहे जिधर से इसको हम एक्सपेंड करें, हमारा जो डिटरमिनेंट की वैल्यू होगी वो कभी चेंज नहीं होगी। ठीक है, तो क्वेश्चन को आसान बनाने के लिए, है ना, हम लोग क्या करते हैं कि अपने हिसाब से, ठीक है, क्वेश्चन के हिसाब से या फिर अपने हिसाब से हम किसी भी रो अथवा किसी भी कॉलम के हिसाब से इसको एक्सपेंड कर देते हैं। ठीक, अच्छा, अगर मान लो कि हमसे ये पूछा जाए, ठीक है, कि अगर मान लो कि मेरा मन ये हुआ, है ना, कि नहीं यार मैं इधर C2 के हिसाब से मैं प्रसार करना चाहता हूँ, है ना, तो C2 के हिसाब से कैसे प्रसार करेंगे, बस वही चिन्ह हमें ध्यान में रखना है और C2 के हिसाब से प्रसार कर देना है। ठीक है, C2 के अनुदिश एक बार देख लेते हैं उसको भी, है ना। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कि C2 के अनुदिश प्रसार करने पर, अब की बार मैं लिख रहा हूँ, है ना, ये चीज यहाँ पे मैं थोड़ा ठीक कर देता हूँ, A2 B2 C2, है ना। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ
एक्सपेंडिंग along C2, ठीक है, एक्सपेंडिंग along C2। तो देखो C2 आपका ये बना है ना, ये हमारा क्या है C2 बना। अब देखो रूल क्या सिखाता है हमें, रूल तो हमें ये सिखाता है जो साइन कन्वेंशन होना चाहिए वो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस और फिर से प्लस माइनस प्लस, ठीक, ऐसा होना चाहिए। देखो C2 के लिए हमारा कौन सा यूज होगा, C2 के लिए हमारा ये वाला साइन कन्वेंशन चलेगा, ठीक है, C2 के लिए हमारा क्या चलेगा, ये वाला चलेगा। तो चलिए इसको हम लोग यूज करते हैं। तो देखो कितना हो जाएगा यहाँ पे, तो सबसे पहले यहाँ पे माइनस, तो मैंने लिखा माइनस B1, ठीक है, ये लगा डिटरमिनेंट का साइन है ना, चाहे तो डायरेक्ट कर सकते हैं लेकिन इससे भी आप लोग करिए क्योंकि ये आगे फायदा ही देगा आपको। तो माइनस B1, ठीक है, ये वाला क्या कहते हैं कि कॉलम, और ये वाला रो आपका क्या हो गया, डिलीट हो गया, क्या बचा A2 C2 A3 C3, A2 C2 A3 C3, ठीक है। फिर इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद आएगा प्लस, क्या बचा यहाँ पे B2 बचा, तो B2 लिख लिया हमने, है ना। तो B2 लिखने के बाद ये वाला रो और ये वाला कॉलम आपका डिलीट हो गया, क्या बचा A1 C1 A3 C3, A1 C1 A3 C3, ठीक, माइनस प्लस अब की बार क्या आएगा, अब की बार आएगा माइनस, ठीक। तो देखो यहाँ पे अब की बार क्या है, माइनस है, तो माइनस है, तो माइनस के बाद अब की बार क्या आएगा, अब की बार आएगा B3, है ना। ये कटा, ये कट गया, मतलब ये वाला क्या कहते हैं रो, ये वाला कॉलम डिलीट, क्या बचा A1 C1 A2 C2, A1 C1 A2 C2, ठीक। अब यहाँ पे देखो इसके बाद अब क्या करेंगे कि इसका मल्टीप्लाई यहाँ पे लगाएंगे, इसका मल्टीप्लाई यहाँ पे लगाएंगे, है ना। देखो कितना आया, माइनस B1, ठीक है, A2 C3 माइनस A3 C2, है ना, इसका मल्टीप्लाई यहाँ पे, इसका मल्टीप्लाई यहाँ पे, प्लस B2, ठीक है, A1 C3, ठीक है, ये कितना आ गया A1 C3 माइनस A3 C1, ठीक है, माइनस B3, ये आपका कितना आ गया A1 C2 माइनस A2 C1, ठीक। तो हम लोग ने आज क्या सीखा है ना कि कुछ बेसिक चीजें सीखी डिटरमिनेंट की। बहुत ही लंबा चैप्टर है ये आपका, मैंने पहले ही बता चुका, हम लोग मतलब पहले ये चीज जान चुके हैं कि कम से कम 20 लेक्चर्स इसमें हमें करने होंगे, है ना, और हर लेक्चर की जो ड्यूरेशन होगी वो 40 to 50 मिनट के आसपास होगी। आज हमने क्या सीखा, एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन था, ठीक है। अब इसके बाद जो अगला लेक्चर होगा, है ना, अगले लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे कि जो डिटरमिनेंट है इसके कुछ गुणधर्म होते हैं, है ना, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, ठीक, 9 प्रॉपर्टीज आपकी हैं, तो उसका स्टेटमेंट प्लस उसका डेरिवेशन हम लोग दोनों देखेंगे, है ना, क्योंकि डेरिवेशन आपको याद होगा तभी हमसे क्वेश्चन बन पाएगा, अदरवाइज क्वेश्चन नहीं बनेंगे डिटरमिनेंट के, ठीक। तो आज के लेक्चर को यहीं पे रुकते हैं, है ना, आज के लिए इतना ही, ठीक है। उम्मीद है आप सबको समझ में आया होगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।